नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मोनू चौधरी और स्वागत करता हूं आपका ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में। आज का वीडियो लेक्चर जो है वो क्लास 12th की ज्योग्राफी को लेकर है। क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है वो दो रूपों में चलती है, यानी दो किताबें, दो पुस्तक चलती है आपकी, दो बुक्स हम जिसे कह सकते हैं। पहली बुक्स जो आपकी हैं वो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। दोनों ही जो किताबें हैं आपकी, दोनों पुस्तक जो है वो बड़ी शानदार है, ज्योग्राफी को पूरी तरह से खोल कर रख देती है। आपने क्लास 11th में देखा होगा, क्लास 11th में जो आपके चलती थी वो भौतिक भूगोल थी और क्लास 12th में जो चलती है उसका पूरा जो जोर रहता है वो मानव भूगोल पर रहता है। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल क्या होता है, अगर आप ये नहीं जानते तो आपको एक वीडियो, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है, उसको आपको देखना चाहिए। फिर भी एक हल्का सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूं आपको। भौतिक भूगोल पृथ्वी की बनावट और संरचना का अध्ययन करती है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पार्ट का अध्ययन करती है भौतिक भूगोल। जबकि मानव भूगोल क्या करती है, उस बनावट और संरचना पर मानव कैसे जीवन यापन करेगा इसकी जो बात है वो कौन करती है, मानव भूगोल। तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में भौतिक भूगोल बहुत पहले आ गया, मानव भूगोल बहुत बाद में आया। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल की पहली पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसका पहला जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पहले चैप्टर के अंदर यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का जो पहला अध्याय है जिसका नाम है मानव भूगोल की प्रकृति और विशेष क्षेत्र, इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए क्या क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है मानव भूगोल, प्रकृति, विशेष क्षेत्र और परिभाषाएं, यानी मानव भूगोल कहां से शुरू हुआ, उसकी प्रकृति क्या है, मानव भूगोल किसको साथ लेकर अपना अध्ययन करता है, ये सब किस में देखेंगे, मानव भूगोल की प्रकृति में। उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, यानी वो कहां कहां किन किन वस्तुओं का किस रूप में अध्ययन करता है और इसके जो भूगोलवेत्ता है वो किस प्रकार से इसको परिभाषित करते हैं। भूगोलवेत्ता का मतलब होता है जैसे राजनीति विज्ञान को पढ़ने वाला राजनीतिज्ञ कहलाता है, अर्थशास्त्र को पढ़ने वाला अर्थशास्त्री कहलाता है, समाजशास्त्र को पढ़ने वाला समाजशास्त्री कहलाता है। वैसे आप ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं तो भूगोल का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है, भूगोलवेत्ता कहलाता है। तो कुछ भूगोलवेत्ता इसके अंदर आए और उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी, उसका भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, यानी मानव प्रकृति पर यानी पृथ्वी पर या पूरी इस दुनिया पर कैसे निर्भर है और प्रकृति मानव पर कैसे निर्भर है। यानी इन दोनों में बहुत ज्यादा ऐसे कसमकस चलेगी कि मानव प्रकृति पर निर्भर है या प्रकृति मानव पर निर्भर है, इसकी बात हम आज ही करने वाले हैं। तीसरी बात इसकी है कि भूगोल का विकास कैसे हुआ और भूगोल अन्य सामाजिक विषयों से किस प्रकार संबंध रखता है, यानी भूगोल अपने आप को एक विशिष्ट और विस्तृत रूप में कैसे लेकर आया, यानी इतना बड़ा कैसे बन गया जिसको पढ़ने में इतना जोर आ रहा है आपको, ये कैसे अपने आप को डेवलप कर पाया, इसकी कहानी आज हम पढ़ेंगे। और दूसरा, सामाजिक विषयों से कैसे संबंध है, यानी दूसरे सब्जेक्टों से जो है वो मानव भूगोल का किस प्रकार संबंध है, इसकी चर्चा भी इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। तो जहां तक हो सके, जितना हो सके हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। इसमें से जो बच जाता है, एक दो वीडियो और आएंगे इस लेसन के, उसमें देख लेंगे, लेकिन प्रकृति और विशेष क्षेत्र से लेकर परिभाषाओं तक हम लगभग आज के वीडियो लेक्चर में कर लेंगे। तो शुरू करते हैं कि आज की वीडियो लेक्चर में हम वास्तविक रूप से कहां तक पढ़ सकते हैं या पढ़ेंगे। मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है, मानव भूगोल का अध्ययन क्यों किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, अध्ययन कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इन बातों पर चर्चा करेंगे। मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है, यानी मानव भूगोल किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करते हुए अपने आप को एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बना पाया, इसकी बात करेंगे। द्वैतवाद, अगला जो बिंदु पढ़ेंगे हम द्वैतवाद पढ़ेंगे। द्वैतवाद का मतलब है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, फिर मैं बेसिक बता देता हूं। द्वैतवाद क्या होता है, द्वैतवाद का मतलब है कि भूगोल को लेकर दो धारणाएं, दो विचार आपस में टकराते हैं, इसकी बात हम करेंगे। फिर ये दो बिंदु हम पढ़ेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो पढ़ेंगे मानव प्लस प्रकृति के बीच में अंतर संबंध जो है उस पर तीन धारणाएं पढ़ेंगे और तीन मुख्य विचारधाराएं पढ़ेंगे। अब आप कह रहे हैं धारणाएं क्या होती है, विचारधाराएं क्या होती है। धारणा तो जो क्या होती है पूरी तरह से साइंटिफिकिस्ट होती है, यानी कि पूरी तरह से वैज्ञानिक होती है। धारणा में हम क्या देखते हैं, धारणा किसी भी वस्तु को सपोर्ट करती है। जैसे कोई विचार ऐसा है जो सत्य है और वो किसी ना किसी रूप में गिर रहा है, जैसे कोई बात ऐसी है जो बिल्कुल सच है लेकिन आज लोग उसको मानने को तैयार नहीं है, तो कुछ विद्वान आते हैं और उस सच को सही साबित और सच को सच ही रखने के लिए उसका समर्थन करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, वो तो होती है धारणाएं। और विचारधाराएं क्या होती है, विचारधाराएं बिल्कुल नेगेटिव होती है जबकि ये सकारात्मक होती है। ये वैज्ञानिक होती है जबकि ये विचारधाराएं वैज्ञानिक नहीं होती है। ये क्या करती है,
कोई ऐसी बात जो बिल्कुल झूठ है, फिर भी कुछ लोग अपने विचारों को थोपने की कोशिश करते हैं और उसको सही साबित करने की कोशिश करते हैं, वो क्या होती है? विचारधाराएं। दोनों ही अच्छी चीज है, लेकिन धारणाएं जो है वो ज्यादा सकारात्मक है, जबकि विचारधाराएं जिन्हें हम नकारात्मक कह रहे हैं या कम सकारात्मक कह रहे हैं, तो दोनों चीजों को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लास्ट बात करेंगे मानव भूगोल की परिभाषाएं क्या है, यानी मानव भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं हम बढ़ते हैं, और उसके बारे में उसके जो भूगोलवेता है जिन्होंने भूगोल को सही रूप दिया, उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इन बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे और शुरू करेंगे मानव भूगोल का मूल उद्देश्य। तो चलिए पढ़ते हैं मानव भूगोल का मूल उद्देश्य। मानव भूगोल का उद्देश्य, कई बार जो ये उद्देश्य है ये सरोकार लिखा हुआ जाता है, सरोकार, सरोकार क्या होता है? सरोकार। अब हम माथा पकड़ लेते हैं, सर पकड़ लेते हैं, सर ये क्या हो गया? हम तो उद्देश्य पढ़ के गए थे, ये सरोकार कहां से आ गया? कहीं दिखा ही नहीं हमें। सरोकार का अर्थ होता है उद्देश्य, यानी उद्देश्य का अर्थ होता है सरोकार। सरोकार और उद्देश्य दोनों एक ही चीज है। कहीं एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने लिखा है साथ में आपको। अब ये क्या होता है? मानव भूगोल का उद्देश्य होता है क्या है, एक बेसिक समझा देता हूं पहले मैं आपको। पृथ्वी जो होती है वो मानव का घर है, ऐसा कौन कहते हैं? भूगोलवेता। यानी संपूर्ण पृथ्वी जो है वो क्या है? मानव का घर है। और मानव का घर ही समझते हुए, यानी पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए, मानव भूगोल जो है उन सभी चीजों का अध्ययन करता है जो मानव को पाल पोस के बड़ा करने में या मानव का जीविकोपार्जन चलाने में किसी ना किसी प्रकार से क्या करती है? मानव का समर्थन करती है या मानव का सपोर्ट करती है। यानी पृथ्वी को क्या मानना है? मानव का घर मानना है। घर वो नहीं है जो हमने चूना भाटा पत्थर से बनाया, संपूर्ण पृथ्वी हमारा क्या है? घर है। देखिए कैसे, यह है पृथ्वी और यह है मानव, और ये जो है इसका घर है। कौन घर है इसका? पृथ्वी। पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना किसका उद्देश्य है? मानव भूगोल का। उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को किसी ना किसी रूप में पाला है, ये भूगोल का उद्देश्य है। मैंने आपको बताया, फिर भी एक बार फिर से सुन लीजिए। मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरी पृथ्वी पर जो मानव रह रहा है उसको, पृथ्वी को जो है मानव का घर मानना है और उन सभी चीजों का अध्ययन करना है जो किसी ना किसी रूप में मानव का समर्थन करती है। तो मानव भूगोल का उद्देश्य अपन को याद हुआ। आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, यानी मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है और किसके बगैर अध्ययन संभव नहीं है। मानव भूगोल में उन्हीं चीजों का अध्ययन किया जाएगा जो मानव के लिए सहायक होती है, जैसे कृषि यानी खेतीबाड़ी करना, जैसे शिकार करना, आखेट जिसे हम कहते हैं, जैसे वनों से फल फूल इकट्ठे करना, जैसे लकड़ी काटना। अब ये जो मैंने बताया, कृषि, आकेट, लकड़ी काटना, फल फूल इकट्ठे करना, ये तो सब किस में आते हैं? मानव भूगोल में। अब मुझे ये बताइए, कृषि बिना जमीन के हो सकती है? बिना भूमि के हो सकती है? नहीं हो सकती। तो भूमि नाम आते ही किसका नाम आ गया? भौतिक भूगोल का। तो कृषि मानव भूगोल, भूमि भौतिक भूगोल। कृषि यानी कृषि करना है तो किसका सपोर्ट लेना पड़ेगा? भूमि का, यानी भौतिक भूगोल का। इसलिए कृषि जो है मानव भूगोल है और भूमि जो है भौतिक भूगोल है। इसलिए मानव भूगोल और भौतिक भूगोल क्या करते हैं? साथ में मिलकर अध्ययन करते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिससे आप अच्छे से समझ जाओगे। मानव भूगोल में समस्त मानवीय तत्व और क्रियाकलाप, मानव जो जो कार्य करता है वो सब किस में आ जाते हैं? मानव भूगोल में आ जाते हैं। जैसे मानव कृषि कर रहा है, किस में आएगा? मानव भूगोल में। जैसे मानव आकेट कर रहा है, किस में आएगा? मानव भूगोल में। जैसे मानव पतन यानी पोताश्रय या बंदरगाह जिसे हम कहते हैं, मानव नाव चला रहा है, वो भी किस में आएगा? मानव भूगोल में। मानव सड़कें और रेल मार्गों का निर्माण कर रहा है, वो भी किस में आएगा? मानव भूगोल में। यहां तक तो ये मानव भूगोल है, लेकिन ये भौतिक भूगोल कब बन जाता है? जब मानव कृषि करने के लिए उसको अच्छी मिट्टी, यानी जलोढ़ मिट्टी है या दोमट मिट्टी है या काली मिट्टी है, उसको अच्छी मिट्टी की जरूरत होती है। उसको समतल मैदानी भाग या पहाड़ी भाग जैसी उसको जमीन चाहिए, जैसी वो कृषि कर रहा है वैसी उसको जमीन चाहिए। तो मिट्टी और भूमि की जरूरत होती है किसके लिए? मानव को, कृषि के लिए। तो यहां तक तो ये तो मानव भूगोल था, लेकिन साथ में ये जुड़ते क्या हो गया? भौतिक भूगोल के साथ मिलकर अध्ययन करता है। क्योंकि ये भौतिक भूगोल जो है इसको प्राकृतिक पर्यावरण से भी हम नाम से पुकारते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण से भी वे, इसलिए मानव भूगोल में प्रकृति से संबंधित तत्व जैसे जल बल ये सारे इसके अंदर डाल दिए। यानी कृषि करने के लिए मिट्टी और भूमि का प्रयोग करता है। आकेट यानी शिकार करने के लिए वो क्या करता है? वन, जहां अच्छे वन होते हैं और अच्छे जंगल होते हैं उसका प्रयोग करता है। वैसे ही वो नाव चलाने के लिए समुद्र, महासागर, झीलों आदि का प्रयोग करेगा। वैसे ही वो सड़क और रेल मार्ग बनाने के लिए ऐसी धरातलीय स्थिति का
सेलेक्ट करेगा, ऐसी धरातलीय स्थिति सेलेक्ट करेगा जहां पे आसानी से रेल मार्ग और सड़क मार्ग बनाए जा सके। यानी मानव भूगोल भौतिक भूगोल के साथ मिलकर काम करता है, ये इसकी प्रकृति है। यानी आपने समझा। जैसे मैं एक दो उदाहरण और दे देता हूं। ये नदी है, यहां पे मानव नाव चला रहा है, या फिर समुद्र है वहां नाव चला रहा है, या फिर एक खेत है और खेत के अंदर मानव कैसे ना कैसे क्या कर रहा है, कृषि कर रहा है। तो खेत की कृषि के लिए क्या चाहिए, भूमि चाहिए। नाव चलाने के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए। तो जल, जो जल है, भूमि है, वनस्पति, ये सब किस में आ जाते हैं, मानव भूगोल जो है वो भौतिक भूगोल के साथ मिल जाता है। क्योंकि पहली वाली चीजें जो हमने देखी वो मानव भूगोल है और दूसरी वाली क्या है, भौतिक भूगोल। तो आपने समझा कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है, यानी मानव भूगोल किन क्षेत्रों का अध्ययन करता है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले बिंदु को देख लीजिए आप। मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र। मानव भूगोल समाकलनात्मक, आनुभाविक, व्यवहारिक, घटना, समय, स्थान, विवरण, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और प्राकृतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे करता है। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से इसको हम समझ रहे हैं। मेरे जो गुरुजी हैं उन्होंने मुझे कहा आपको राजस्थान के माउंट आबू जो पर्वत है उनका अध्ययन करना है। यानी मेरे गुरुजी ने मुझे क्या कहा कि मोनू आप जाओ और राजस्थान का जो माउंट आबू है वहां जाके उन पर्वतों का आप अध्ययन करके आओ। अब गुरुजी ने कहा मना कर नहीं सकते, जाना पड़ेगा। हम जैसे ही रवाना हुए तब गुरुजी कह रहे हैं कि वहां जाने से पहले आप ऐसे हथियार और संसाधन ले लो, क्योंकि वो जंगली जानवरों का एरिया है, जंगली जानवरों का क्षेत्र है। क्योंकि हम भी, अब कौन अपनी कहानी बता रहे हैं, गुरुजी बता रहे हैं कि जैसे तू आज माउंट आबू जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से हम भी एक बार यूपी के कैमूर पर्वतों में गए थे अध्ययन करने के लिए। हम भी एक बार बिहार के बोलता पर्वतों में अध्ययन करने गए थे। और जैसे हम यूपी बिहार के बोलता और कैमूर पर्वतों में अध्ययन करने गए, हमने देखा कि जैसे हम वहां पहुंचे एक बहुत बड़ा शेर आ गया, कुछ चित्ते लोमड़ियां आ गए और हमें बल्कि एक डरावनी स्थिति हमारी होगी, हम बहुत घबरा गए। गुरुजी क्या बता रहे हैं, गुरुजी अपने अनुभव बता रहे हैं। यानी मानव भूगोल में जो है किसका अध्ययन होता है, अनुभव का अध्ययन होता है। फिर वो आगे कह रहे हैं कि हमारे पास तो कोई संसाधन नहीं थे, कोई हथियार नहीं थे, लेकिन आप जब वहां जाओ तो कुछ ऐसे संसाधन और हथियार लेके जाना जिससे जंगली जानवरों से बचा जा सके। जैसे वहां सांप बहुत है ऐसे कहते हैं, तो बड़े वाले जूते आपको पहन के जाना है ताकि सांप आपको अच्छे से काट नहीं पाए, सांप बिल्कुल आपसे दूर रहे। डीएम शूज जिसे कहते हैं जो बहुत बड़े होते हैं वैसे आप पहन के जाएं। ऐसे भूगोल में ये प्राथमिकताएं होती है। यानी अपने व्यवहार का ध्यान रखने की बात कर रहे हैं गुरुजी, अपने अनुभव सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां ऐसा माहौल है तो तुझे कैसा व्यवहार वहां पे रखना है। और फिर गुरुजी आगे बात बताते हुए कह रहे हैं कि कैमूर पर्वतों में हम 4 जने जो गए थे उनमें से हम में से एक व्यक्ति जो है उसको शेर खा गया या वो मारा गया। और ये घटना है 2010 की। घटना कहां की है, 2000। घटना कब की है, 2010 की। और समय बता रहे हैं 2010 और घटना बता रहे हैं माउंट आबू क्षेत्र में तू जा रहा है, लेकिन हम कहां गए थे, कैमूर के पर्वतों में। तो कैमूर के पर्वतों की तो यहां देखिए घटना का भी अध्ययन हो रहा है, समय का भी अध्ययन हो रहा है और स्थान जो है उसका भी अध्ययन हो रहा है। देखिए गुरुजी ने अपने अनुभव सुनाए कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तुम अगर माउंट आबू जाते हो तो अपना व्यवहार जो है उस तरीके से रखना, शेर आ जाए तो उसके साथ कैसे बिहेवियर करना है, उनसे कैसे बचना है। हमारे साथ 2010 में घटना हुई, समय 2010 का था, घटना हुई, एक व्यक्ति हम में से मारा गया और स्थान जो है वो कैमूर या बिहार के बोलता पर्वत या माउंट आबू जो गुरुजी बता रहे हैं वो माउंट आबू है। इसका विवरण कौन प्रस्तुत कर रहा है, इसका विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं गुरुजी। कौन प्रस्तुत कर रहे हैं, गुरुजी इसका विवरण दे रहे हैं हमें। गुरुजी क्या दे रहे हैं भाई, इसका विवरण दे रहे हैं ताकि हम वो गलती ना करें जो गुरुजी ने किसी कारणवश की थी। फिर गुरुजी कह रहे हैं कि आपको उस स्थान का सामाजिक अध्ययन करना है कि वहां का समाज कैसा है, वहां का समाज कैसे अपने आप को डेवलप कर पाया, वहां की आर्थिक गतिविधियां कैसी है, वहां के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, वहां का भौतिक स्वरूप यानी फिजिकली बनावट कैसी है, वहां का प्राकृतिक वातावरण कैसा है। भूगोल इन सारे पहलुओं का अध्ययन करता है, अनुभव का अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है, घटना का अध्ययन करता है, समय का अध्ययन करता है, स्थान का अध्ययन करता है, विवरणात्मक तरीके से अध्ययन करता है, सामाजिक, आर्थिक और भौतिक, प्राकृतिक तरीके से भी कौन अध्ययन करता है, भूगोल। तो भूगोल का ये अध्ययन क्षेत्र हुआ। अब एक बिंदु हमारा बच गया, समाकलनात्मक। समाकलनात्मक वो विधि होती है
जब दो पहलुओं को जोड़ा जाता है, एक स्थान पर क्या मिला और दूसरे स्थान पर क्या मिला और तीसरे स्थान पर क्या मिला, ऐसे बिंदु को जोड़कर समय और काल के अंतराल में जो वस्तुएं हमें मिलती है उनको हम जोड़ने का कार्य या फिर उनमें गुणवत्ता की खोज जो करते हैं और आयतन और वक्राकार जो क्षेत्र होते हैं उनका क्षेत्रफल निकालते हैं, उसको हम कहते हैं समाकलनात्मक भूगोल, यानी समाकलनात्मक अध्ययन ये कहलाता है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि मानव भूगोल जो है उसका अध्ययन क्षेत्र इस प्रकार से है। चलो आगे बढ़ते हैं। द्वैतावाद क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन बड़ा खतरनाक भी है। कैसे? दोनों चीजें कैसे हो सकती है भाई? मैं कह रहा हूं ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और ये बड़ा खतरनाक भी है। मैं दो बात कैसे कह सकता हूं? जैसे मैं कहूं कि सलमान खान ने हिरण मारा और नहीं भी मारा, क्योंकि कोर्ट पहले तो कह रहा है सलमान ने हिरण मारा और फिर कह रहा है नहीं मारा, इसका मतलब हिरण ने ही आत्महत्या की थी। ये सरल कैसे हैं और कठिन कैसे हैं? सरल तो इसलिए है क्योंकि अब द्वैतावाद को एक माना जाता है, कठिन इसलिए है कि पहले अलग अलग माना जाता था, इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अब इसको एक माना जाता है। यानी द्वैतावाद क्या है, जब जानोगे कि वास्तविक रूप से ये कठिन और सरल कैसे हैं। द्वैतावाद का मतलब है कि पहले जो भूगोल वेता हुए 1600 ईस्वी से पूर्व, वो क्या कहते थे कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों अलग अलग है, इनका विभाजन कर दो। जबकि आज के जमाने में या आज के समय में जो भूगोल वेता है, जिसे आधुनिक भूगोल आया अब कुछ समय पहले, आधुनिक भूगोल में वॉन हम्बोल्ट जो जिसके पिता कहलाते हैं वे, इसके अलावा वेगनार है जो, ये सब लोग मिलकर क्या कहते हैं द्वैतावाद में? ये कहते हैं कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल अलग नहीं है, ये दोनों एक है। ये दोनों क्या है? एक है, क्योंकि मानव प्लस प्रकृति का अध्ययन विभाजन से नहीं किया जा सकता। मुझे बताओ, मेरा अध्ययन, मैं प्रकृति नहीं है तो मेरा अध्ययन किसके साथ करोगे? यानी मानव प्लस प्रकृति एक है, इनका विभाजन नहीं करना चाहिए। कौन कहता है? द्वैतावाद। इसके बाद क्या कहता है? इन्हें पूर्णता से देखना चाहिए, यानी मानव और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए, यानी सोना बाबू है, मानव और प्रकृति क्या है? सोना बाबू है। सोना के बगैर बाबू कुछ भी नहीं और बाबू के बगैर सोना कुछ भी नहीं है। ठीक वैसे ही मानव और प्रकृति भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनका विभाजन यानी इनको तोड़ो मत आपस में। कौन कहता है? द्वैतवाद। बड़ा अच्छा है, बहुत प्यारी बात कहता है द्वैतवाद, यानी अलग मत करो। ये कहता है अलग मत करो, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल जो है, ये भौतिक भूगोल और ये मानव भूगोल दोनों क्या है? एक है। क्योंकि भौतिक भूगोल अगर पहाड़ का अध्ययन करेगा तो मानव वहां रहेगा नहीं रहेगा, उसका अध्ययन कौन करेगा? मानव भूगोल। तो एक हुए कि नहीं हुए? भौतिक भूगोल किसी झील का अध्ययन करेगा या भौतिक भूगोल किसी जगह का या भौतिक भूगोल किसी वनों का अध्ययन करेगा तो मानव उन वनों में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, इसका अध्ययन कौन करेगा? मानव भूगोल। तो एक दूसरे से जुड़े हुए। भूगोल में क्रमबद्ध अध्ययन भी होता है और भूगोल में प्रादेशिक अध्ययन भी होता है। पहले ये अलग अलग होता था, लेकिन आप पूरे प्रदेश का अध्ययन करो या फिर क्रमबद्ध करो, बात एक ही है। यानी छोटे, जैसे कि एक गांव का अध्ययन कर रहे हैं, फिर एक जिले का कर रहे हैं, फिर एक राज्य का कर रहे हैं और ऐसे करके सारों राज्यों का अध्ययन हो जाता है, तो प्रदेश का अध्ययन वैसे ही हो जाता है। तो क्रमबद्ध अध्ययन भी, क्रमबद्ध जो अध्ययन होता है वो लास्ट में किस पे जाके टिक जाता है? प्रादेशिक अध्ययन पर। तो ये भी बात ठीक है कि ये दोनों एक है, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। लास्ट वाला क्या है? इडियोग्राफिक और नोमेथेटिक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। इडियोग्राफिक क्या होता है? इडियोग्राफिक होता है वस्तुपरक अध्ययन। वस्तुपरक अध्ययन, वस्तुपरक अध्ययन। नोमेथेटिक क्या होता है? ये सैद्धांतिक तरीके से काम करता है, यानी सिद्धांत परक भी कह सकते हैं। सैद्धांतिक अध्ययन। अब इसको समझते हैं भाई। इडियोग्राफी जो है वो वस्तुपरक कैसे है और नोमेथेटिक यानी सैद्धांतिक कैसे है? इडियोग्राफिक तो उन चीजों का अध्ययन करता है जो किसी स्थान पर पहली बार मिली है, यानी यूनिक है। जैसे कि ये एक पहाड़ है और यहाँ टंगस्टन मिला है या यहाँ संगमरमर मिला है। संगमरमर पत्थर होता है, ये यहाँ पे मिला है, इस पहाड़ पे संगमरमर मिला है। अब यूनिक मिला है क्या? जैसे कि पत्थर तो पहले भी बहुत मिले। इडियोग्राफी ये अध्ययन करता है कि कौन सी जगह पर कौन सी चीज यूनिक मिली है। तो यहाँ पे जो इस जैसे मान लो ये जयपुर का जो है बेहसलाना स्थान है और यहाँ पे काला संगमरमर मिला, तो काला संगमरमर पहले कहीं भी नहीं मिला। काला संगमरमर जो है पहले कहीं भी नहीं मिला, पहली बार कहाँ मिला? बेहसलाना जयपुर में मिला। तो ये यूनिक चीज हुई। तो यूनिक चीज जब तक मिलती है तब तक तो अध्ययन कौन करता है? इडियोग्राफी। यानी पहली बार कोई चीज मिलती है जो पहली बार देखने को मिलती है, उसका अध्ययन कौन करता है? इडियोग्राफी। अब नोमेथेटिक क्या करता है? नोमेथेटिक वो चीज जो मिली है उससे मिलती जुलती चीज कहीं मिली हो, सेम तो मिल ही नहीं सकती, मिलती जुलती चीज कहीं मिली हो, उन दोनों का कंपैरिजन करता है कि इनमें से अच्छी कौन है। जैसे जयपुर में काला संगमरमर मिला, इसका अध्ययन कौन करेगा?
इडियोग्राफिक, क्योंकि यूनिक चीज है। लेकिन वो पहले जो संगमरमर मिलता आया है सफेद वाला जो संगमरमर जिससे ताजमहल बना हुआ है, वो सफेद जो संगमरमर है उससे काला संगमरमर किस तरह अलग है, उसका अध्ययन कौन करेगा? नोमोथेटिक। तो इडियोग्राफिक और नोमोथेटिक इस प्रकार से अलग है। तो द्वैतावाद क्या करता है? द्वैतावाद कहता है कि भूगोल जो है, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल एक ही है, इनको अलग मत करो। फिर क्या कहता है? इन दोनों को एक साथ देखना चाहिए, ठीक है। फिर कहता है भौतिक भूगोल है तो ही मानव भूगोल है और मानव भूगोल है तो ही भौतिक भूगोल है, यानी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। फिर इसका क्रमबद्ध अध्ययन करो तो प्रादेशिक अध्ययन अपने आप हो जाता है। फिर इडियोग्राफिक किसी यूनिक वस्तु की खोज करता है, तथा नोमोथेटिक जो यूनिक वस्तु मिली है वो दूसरी वस्तु से उसको कनेक्ट करती है कि वो उससे अच्छी है, बुरी है, मतलब उससे अच्छा काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उससे बेस्ट है या उससे कम है, ये सारी चीजें नोमोथेटिक देखता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, आप याद रखें इडियोग्राफिक और नोमोथेटिक क्या है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो द्वैतावाद का मतलब क्या है? दोनों भूगोल एक है, यानी दो विचार जो टकरा रहे थे उनको एक करने की कोशिश की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्वैतवाद को और ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? जर्मन भूगोलवेत्ता, यानी ये मैं नहीं कर रहा हूं, जर्मन के जो भूगोलवेत्ता हैं वो द्वैतवाद को और खोल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं द्वैतवाद में? वो कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? पृथ्वी जो है वो एक जीवित जीव है, यानी पृथ्वी को एक जीव बना दिया। यहां पृथ्वी पे क्या बना दिया? मानव बना दिया पृथ्वी को, कि पृथ्वी भी सांस लेती है, पृथ्वी भी खाना खाती है, पृथ्वी भी सोती है। इन सारी चीजों का जिक्र किसमें किया गया? द्वैतवाद के विस्तृत रूप में। अब देखिए इसको समझते हैं। तूफान जो है उसकी तुलना आंख से की गई है, यानी कि जैसे अपन आंखें बंद करते हैं अंधेरा हो जाता है, आंखें खोलते ही सवेरा हो जाता है, यानी कि सब कुछ दिखने लग जाता है अपन को। वैसे ही जब तूफान आते हैं पृथ्वी पर तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने आंखें बंद कर ली, यानी कि ये इसलिए बता रहा है क्योंकि पृथ्वी पर जब तूफान आता है तो अंधाकार हो जाता है पूरी पृथ्वी पर, इसलिए तूफान जो है उसे क्या कहा गया है? पृथ्वी की आंख कहा गया है। देखिए कैसी कैसी परिभाषाएं दे रहे हैं भूगोलवेत्ता, लेकिन अपन को क्या, अपन को बस क्या सोच ले तो याद करना है, ठीक है। द्वैतवाद का विस्तृत रूप जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने दिया और तूफान जो है उसको किससे मिला दिया? आंख से मिला दिया। नदी जो है उसको पृथ्वी का मुख का, यानी कि नदी जब उफान पर आती है तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने अपना मुंह खोल लिया, यानी कि तूफान जब आता है जब तो लगता है पृथ्वी ने आंखें बंद कर ली, और नदी जब आता है जब लगता है पृथ्वी ने क्या खोल लिया? अपना मुंह खोल लिया। यानी कि अध्ययन किसके रूप में कर रहा है? एक मनुष्य के रूप में, एक जीवित जीव के रूप में हमें समझा रहा है। हिमनद, हिम यानी होती है बर्फ और बर्फ की नदी, पर्वत यानी होती है नासिका यानी नाक, पर्वत का मतलब क्या है? नासिका, और हिम का मतलब मैंने आपको बताया बर्फ। हिमनद का मतलब होता है बर्फ और पर्वत का मतलब होता है नासिका, यानी दोनों नाक हमारे चलते हैं, गंगा और यमुना जैसे चलती है, वैसे ही पहाड़ों से जब बर्फ पिघलती है तो ऐसा लगता है कि किसी न किसी रूप में बर्फ की नदियां यानी दो नाक बह रहे हैं पृथ्वी के। देखो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हिमनद यानी बर्फ जब पिघल कर नीचे आती है तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी के नाक बह रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये कह रहे हैं। तो जल डमरू मध्य को गिरवा के रूप में समझाते हैं। जल डमरू मध्य क्या है? जल डमरू का मतलब है, मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये एक नदी आ रही है और यहां से एक नदी आ रही है, तो किसी ना किसी रूप में आकृति जो है जल डमरू बनी है और ये किसी ना किसी रूप में गिरवा यानी जीभ की तरह दिखाई दे रही है। किसकी तरह दिखाई दे रही है? जीभ की तरह। तो जब दो नदियां आपस में मिलती है तो ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी की जीभ बन गई, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। जब तूफान आते हैं तो लगता है पृथ्वी ने आंखें बंद कर ली, जब जो बर्फ होती है वो पिघलते हुए नीचे आती है तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी की नाक जो है वो बहने लग गई, और जब नदी आती है तो ऐसा लगता है पृथ्वी का मुख खुल गया। और जब जल डमरू यानी जीभ जब बनती है, गिरवा जो जल डमरू में दो नदियां जैसे ही मिलती है तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी की जीभ बन गई। यहां तक आपके समझ में आ गया। मृदा का परिच्छेदिका के रूप में, इसका क्या मतलब है? मिट्टी जो होती है उसके पार्ट होते हैं, मिट्टी एक तरह की नहीं होती। पहले मिट्टी जमीन के ऊपरी भाग पर अलग होगी, नीचे भाग पर अलग होगी, फिर पत्थरों के रूप में मिट्टी पाई जाएगी, आग्नेय अवसादिकायंत्री चट्टानों के रूप में। तो जिस प्रकार मिट्टी के भी अलग अलग खंड पाए जाते हैं, अलग अलग संस्तर पाए जाते हैं, अलग अलग रूप पाए जाते हैं, वैसे ही मानव शरीर में या जीवित रूप में अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं। आगे ये बताता है गांव और नगर जीव के रूप में, यानी कि हम किसी वायुयान में सफर कर रहे हैं और नीचे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कई गांव जो है वो छोटे छोटे जीवों के रूप में हमें दिखाई देते हैं, नगर जो है वो छोटे छोटे जीव पृथ्वी पर बैठे हैं, ऐसा हमें दिखाई
देता है। रेल और सड़क मार्ग परिसंचरण धमनियों के रूप में, यानी कि ऊपर से हम देखते हैं तो रेल जो ट्रैक होता है वो इस प्रकार होता है, पटरियां जो होती हैं, सड़क मार्ग भी जो है टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो ऐसा लगता है कि मानव शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनमें ब्लड चल रहा है, यानी पृथ्वी जो है उसकी मांसपेशियां कौन हुई, रेल मार्ग और सड़क मार्ग। यानी कि ये बताना चाह रहे हैं हमें जर्मन जो भूगोलवेत्ता है, वो कह रहे हैं कि जब तूफान आता है तो लगता है पृथ्वी ने आंखें बंद कर ली, यानी कि अंधेरा होते ही किसकी तुलना कर देता है, आंख की तुलना, मानव के रूप में पृथ्वी को समझाना है। नदी जब उफान पर आती है तो लगता है पृथ्वी ने मुख खोल लिया, बहुत गुस्से में, और जब बर्फ पिघल कर आती है पहाड़ों से तो ऐसा लगता है पृथ्वी के नाक बह रहे हैं, और जब दो नदियां आपस में मिल रही है तो ऐसा लगता है पृथ्वी की जीभ बन गई, और जब मिट्टी के शास्त्रों को पढ़ते हैं, मिट्टी के अलग अलग भागों को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मानव शरीर के अलग अलग जो है भाग है। गांव और नगर को हम जब पढ़ते हैं, गांव और नगर को हम देखते हैं तो लगता है पृथ्वी के जीवों को पढ़ रहे हैं, यानी पृथ्वी के जीव हमें दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर से वायुयान से हम नीचे देखते हैं तो पृथ्वी के जो रेल मार्ग और सड़क मार्ग है वो हमें किसी ना किसी रूप में परिसंचरण की तरह दिखाई देते हैं। तो यहां तक हमने समझा मानव का एक जीवित जीव के रूप में, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव प्रकृति और अंतर संबंधों पर आधारित धारणाएं, इसका मतलब क्या है, यानी कि धारणाएं जिसकी बात हमने पहले की थी, तीन प्रकार की धारणाएं चलती है। क्या होती है धारणाएं, पहले देखिए, मानव प्लस प्रकृति संबंधों पर आधारित तीन धारणाओं का हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तीनों धारणाओं को मैं पहले एक साथ समझा देता हूं ताकि एक एक समझाने पे भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जो धारणा होती है उसे हम कहते हैं निश्चयवाद, जो आपको दिखाई दे रही है। दूसरी जो धारणा हम पढ़ेंगे उसे कहते हैं संभववाद, और तीसरी जो धारणा होगी उसे कहते हैं नव निश्चयवाद। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद ये कहता है कि मानव जो है वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति कहती है कि तू ये कर, यानी पर्यावरण या क्लाइमेट या वेदर जो कहता है मानव को वैसा ही करना पड़ता है। बारिश आ गई तो घर में बैठा रहेगा दुबक के, गर्मी हो रही तो पसीना पूंछता रहेगा, ये कौन कहता है, निश्चयवाद। यानी प्रकृति के खिलाफ मानव कभी नहीं जाता, ऐसी धारणा रखने वाला क्या कहलाता है, निश्चयवाद। दूसरा कौन होता है, संभववाद। संभववाद कहता है मानव प्रकृति का दास नहीं है। निश्चयवाद क्या कह रहा था, मानव प्रकृति का दास है, जबकि संभववाद क्या कह रहा है, मानव प्रकृति का दास कतई नहीं है, मानव तो प्रकृति का स्वामी है। प्रकृति यानी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, पृथ्वी पर जो चेंज करना चाहे वो कौन कर सकता है, मानव कर सकता है। ये कौन कहता है, संभववाद। तीसरी धारणा जो आती है वो कहती है कि ना तो मानव चेंज कर सकता है और ना मानव प्रकृति पर निर्भर है और ना प्रकृति मानव पर निर्भर है। प्रकृति कहती है ये करो तो करो, ये नहीं करो तो मत करो। वो जो धारणा आती है उसको हम कहते हैं नव निश्चयवाद। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, अब इसको डिटेल से हम पढ़ते हैं। निश्चयवाद क्या कहता है, निश्चयवाद प्रकृति पर आधारित है। कैसे, पूरी तरह से व्यक्ति किस पर अपना जो है कार्य करता है, प्रकृति पर, यानी उसे प्रकृति के खिलाफ कभी भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा कौन कह रहे हैं, निश्चयवादी जो लोग हैं, कि मानव को प्रकृति के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। देखा हमने भुगता, प्रकृति के खिलाफ जाते गए कई लोग, जैसे चीन के लोगों ने चमगादड़ खाया, भुगतना पड़ा पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को, कोरोना जो था। यानी कि प्रकृति पर आधारित है निश्चयवाद। कौन है भाई, निश्चयवाद। इसके खिलाफ जाने से खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। दूसरा, प्राकृतिक वातावरण सर्वशक्तिमान है तथा उसका प्रभाव किसी ना किसी रूप में मानव के क्रियाकलाप पर पड़ता है। यानी कि जो वातावरण होता है, जैसे सर्दी हो, गर्मी हो, या कोई भी तूफान आता है या कोई भी बाढ़ आती है, उसका असर मानव पर पड़ता ही है। वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो पड़ेगा तो पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति क्या है, सर्वोपरि है। क्योंकि प्रकृति का मानव क्या है, दास है। ये क्या कहते हैं, मानव जो है वो क्या है, प्रकृति का दास है, प्रकृति का दास, यानी प्रकृति का गुलाम हम जिसे कह सकते हैं। मानव किसी ना किसी रूप में किसका दास है, प्रकृति का। ये कहने वाले कौन है, ये एक तो है फ्रेडरिक रेडजेल, जो मानव भूगोल के पिता कहलाते हैं, जिन्होंने बहुत प्यारी किताब लिखी एंथ्रोपोजोग्राफी का। और इस किताब को लिखने में जिन्होंने इनका सहयोग किया था वो इनकी बहुत प्यारी शिष्या थी, एलन सैंपल। तो इन दोनों ने मिलकर ये परिभाषा दी निश्चयवाद की, प्रकृति सब कुछ है, मानव कुछ भी नहीं है, प्रकृति जैसा चाहे वैसे मानव से कराती है, और इस धारणा को हम कहते हैं निश्चयवाद। तो ये तो थी पहली धारणा। दूसरी, यहाँ पे पहली धारणा ये चित्र बना हुआ है, यानी आप प्रकृति को सब कुछ मानते हो तो कुछ ऐसे हो जाओगे आप, क्योंकि अब जमाना कैसा है, टेक्नोलॉजी का। यानी ये कि निश्चयवाद जो है वो किस पे जोर देता है, प्रकृति पे, प्रकृति सब कुछ है। जबकि आगे वाला जो संभववाद है वो पूरा टेक्नोलॉजी पे चलता है। देखिए कैसे, ये आ गया संभववाद। संभववाद किस पे काम करता है,
टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये देखिए पूरी टेक्नोलॉजी दिख रही है यहाँ पे, जबकि उसमें आदिमानव दिखाई दे रहा। प्रकृति को सब कुछ मानता है, वो प्रकृति का दास है। तो बेसिक चीज मैं यही बता देता हूं आपको कि संभववाद जो है वो पूरा तकनीकी पर आधारित है, अपने आप को प्रकृति का स्वामी मानता है। क्या मानता है? प्रकृति का स्वामी। यानी ये मानता है कि प्रकृति कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हूं मैं हूं। कौन कहता है? संभववाद। कैसे? देखिए, मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, वह प्राकृतिक दशाओं में सुधार कर सकता है। यानी ये कह रहा है कि मनुष्य जो है वो इतना डेवलप हो गया, कोई भी समस्या अगर प्रकृति से आ रही है तो उसको चेंज कर सकता है, उसको बदल सकता है। क्लाइमेट अगर अच्छा नहीं है तो उसको बदला जा सकता है। इनमें जो संभववाद और निश्चयवाद है, इनकी दो कहानियां है, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। वो हम अगले जो लेक्चर है उसमें देखेंगे। लेकिन बेसिक आप समझो कि मानव बहुत चिंतनशील है, ये आप जानते ही हैं कि मानव बहुत बुद्धिमान हो गया और वो प्रकृति में जैसे चाहे वैसे जो है सुधार कर सकता है। कुछ किया, क्या सुधार किया? अगर गर्मी हो रही है तो मानव क्या चला लेता है? कूलर। ये कौन कह रहा है? संभववाद कह रहा है कि प्रकृति में चेंज हो रहा है, गर्मी हो रही है तो कूलर चला रहा है। जबकि निश्चयवाद क्या कह रहा था? गर्मी हो रही तो पसीना पोंछ, और कोई उपाय नहीं। दूर दराज के क्षेत्रों में जाना है तो जो वायुयान है उसका प्रयोग कर। तू जो है अच्छी अच्छी चीजें जो आजकल चल रही है, मतलब एक दूसरे क्षेत्र में आने जाने के लिए जो किसी ना किसी रूप में मानव का सहयोग करती है, चाहे वो खाने पीने के लिए हो, चाहे जाने के लिए हो, चाहे आने के लिए हो। तो किसी भी क्षेत्र में, एक एग्जांपल हमने लिया कि दूर दराज क्षेत्रों में आपको जाना है तो वायुयान का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे सर्दी लग रही है तो हीटर चला लो, जबकि वो क्या कह रहा था? वैसे आग की बात कर रहा था, आग जला लो लेकिन ठिठुरते रहो। ये भी कौन कहता है? निश्चयवाद। क्योंकि ये तो क्या मान रहा है? प्रकृति का स्वामी मानता है खुद को, जबकि वो क्या मान रहा था? वो दास मान रहा था। ये आपको याद रखना है। पूछा क्या जाता है निश्चयवाद और संभववाद में? निश्चयवाद धारणा किस पर आधारित है? प्रकृति पर। जबकि संभववाद किस पर आधारित है? पूरी तरह से मानव पर। वो प्रकृति पर थी और ये मानव। उस पर प्रकृति हावी थी और इस पर मानव हावी है। ठीक है, अच्छे से इसमें भेद कर पाना आप। इसको बताने वाले कौन है? प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास, जीन ब्रुन्स और अल्बर्ट डिमांजिया। कौन है भाई? ये अल्बर्ट डिमांजिया। यानी तीनों ही फ्रांस के हैं। कहां के हैं ये? फ्रांस के। ये तीनों ही लोग कहां के हैं भाई? फ्रांस के। इन्होंने हमें किसके बारे में बताया? संभववाद, जो कहता है कि प्राकृतिक दशाओं पर मानव अब निर्भर नहीं है, वो चिंतनशील है, जो चाहे वो चेंज कर सकता है। लेकिन अब एक बड़ा खतरनाक आदमी आता है और वो क्या करता है? एक मजाक में रजाक पैदा कर देता है। कैसे? वो दो धारणाओं को मिला देता है, दो धारणाओं को ज्वाइंट कर देता है। और ज्वाइंट करने का, सिलने का जो काम करता है वो होता है टेलर। और ये आ जाते हैं हमारे पास ग्रिफिथ टेलर। कौन आ जाते हैं? ग्रिफिथ टेलर। देखिए आप, पहले तो थे फेडिक रेडजेल और एलन सैंपल, फिर उसके बाद विडाल डी लाप्लास आए सेकंड वाली संभववाद में, जबकि निश्चयवाद में जो थे फेडिक रेडजेल थे। अब किसका नाम याद रखना है? ग्रिफिथ टेलर का। ग्रिफिथ टेलर क्या कहते हैं? ग्रिफिथ टेलर संभववाद और निश्चयवाद, यानी कि निश्चयवाद और संभववाद जो दोनों धारणाएं उसको मिला देते हैं। यानी दोनों को सही बताते हैं ये और दोनों को ही गलत बताते हैं। कैसे? ये कहते हैं कि प्रकृति कहती है रुक जाओ तो रुक जाना चाहिए, प्रकृति कहती है जाओ तो चले जाना चाहिए। तो मध्यम मार्ग बता देते हैं। कैसा मार्ग बता देते हैं? मध्यम मार्ग। और इसको कहते हैं नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद और संभववाद दोनों को एक कर देते हैं और बन जाती है क्या? नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद जो देने वाले, धारणा देने वाले व्यक्ति कौन है? ग्रिफिथ टेलर। यानी आपको सिंपली तीनों जो धारणाएं हैं इस पे मैंने इसलिए इतना फोकस किया क्योंकि 100% पूछी जाती है। 100 में से 100% ये पूछी जाएगी, क्योंकि इस लेसन में दो चीज ऐसी है जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो ये तीन धारणाएं जो है ये पूछी जाती है, और एक तीन परिभाषाएं हैं, उनको हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले, उनको भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या था? निश्चयवाद, फिर क्या था? संभववाद, और फिर क्या है? नवनिश्चयवाद, जिसका नाम क्या है? मध्यम मार्ग। प्रकृति कहती है रुको तो रुक जाओ, प्रकृति कहती है जाओ तो चले जाओ। यानी तूफान आ रहा है तो थोड़ी देर रुक जाओ, और तूफान चला गया तब चले जाओ। अगर तूफान आ रहा है आप जाओगे तो मारे जाओगे। कौन कहता है? ग्रिफिथ टेलर। चलो आगे बढ़ते हैं। भूगोल की तीन विचारधाराएं हमने बात की थी, जो रेडिकल वगैरह इसके अंदर कल्याणपरक सारी विचारधाराओं को हम देखेंगे। विचारधारा का मतलब है जो पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं होती है, गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। क्या है विचारधारा? विचारधाराएं तीन हम पढ़ेंगे, जिसमें पहली है कल्याणपरक और मानवतावादी विचारधारा, यानी जो मानव के कल्याण पर जोर देती है और मानव के सामाजिक कल्याण पर जोर देती है। यानी कल्याण और मानवता, मानवता के कल्याण पर जोर देती है। किस पर जोर देती है?
मानवता के कल्याण पर जोर देती है, मानव के सामाजिक कल्याण पर जोर देती है। किस पर जोर देती है? यानी कल्याणपरक और मानवतावादी जो विचारधारा है वो मानव का सामाजिक कल्याण कैसे होगा, मानव समाज में अपने आप को व्यवस्थित कैसे रख पाएगा, इसकी बात करती है। ये क्या कह रहे हैं सामाजिक कल्याण में? ये कह रहे हैं मानव को अच्छा घर दे दो, यानी मानव को क्या दे दो? अच्छा आवास दे दो, यानी अच्छा घर दे दो उससे। दूसरा, उससे अच्छी चिकित्सा जो फैसिलिटी है, अच्छे हॉस्पिटल बनाओ ताकि मानव स्वस्थ रहे और मानव को स्वास्थ्य दे दो। क्या दे दो? मानव को स्वास्थ्य दे दो। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है सामाजिक कल्याण में ये लोग कर रहे हैं, कल्याण परक वाले, ये कह रहे हैं कि मानव जो है उसको अच्छा आवास देने के बाद, अच्छा स्वास्थ्य देने के बाद उसको जो है शिक्षित करो, उसको अच्छी शिक्षा दो। यानी आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर कौन देते हैं? कल्याण परक और मानवता विचारधारा वाले व्यक्ति। ये तीनों ही विचारधाराएं जो है हम पढ़ने वाले हैं, ये 1970 में आई। और जब भूगोल का क्रमिक विकास हम जब पढ़ेंगे तो ये चीजें फिर आएगी, जब हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे भूगोल का क्रमिक विकास कैसे हुआ, उसमें ये हमें फिर देखने को मिलेगी। तो भूगोल की 3 विचारधाराओं की बात हम करेंगे, जिसमें हमने देखा सामाजिक कल्याण की बात। ये तो कह रहे हैं सामाजिक कल्याण क्या होता है, कल्याण परक वाले सामाजिक कल्याण की बात करें, ये तो कह रहे हैं कि ये चीजें दे दो तो व्यक्ति विकसित हो जाएगा। लेकिन इससे आगे रेडिकल और आमूलवादी विचारधारा जो हम पढ़ने वाले हैं, ये वाली आमूलवादी और रेडिकल विचारधारा, ये कह रहे हैं कि ये चीजें खत्म कर दो तो मानव विकसित हो जाएगा। देखिए इसको पढ़ते हैं। आमूलवादी रेडिकल विचारधारा सामाजिक असमानता को खत्म करना चाहता है। किसको खत्म करना चाहता है? कल्याण परक वाले क्या कह रहे थे? व्यक्ति को अच्छा आवास दे दो, व्यक्ति को अच्छी शिक्षा दे दो, व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य दे दो, तो व्यक्ति अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेवलप। ये कह रहे हैं कि इन चीजों को खत्म कर दो, वो अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। कैसे? ये कह रहे हैं गरीबी पूरी तरीके से खत्म कर दो, अपने आप मानव का विकास हो जाएगा और अपने आप सामाजिक जो असमानता है वो खत्म हो जाएगी। क्या खत्म करने की बात कर रहे हैं? निर्धनता यानी गरीबी खत्म करने की बात करें। फिर ये कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दे दो, यानी बेरोजगारी सबसे ही खत्म हो जाएगी। फिर ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास करने के लिए योजनाएं चलाओ अच्छी अच्छी, तो पिछड़ापन जो है वो अपना आप ही खत्म हो जाएगा। ये कारण क्या है और उसके पीछे बंधन क्या है, उस पर जोर देते हैं। यानी व्यक्ति जो है विकसित क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण निर्धनता, बेरोजगारी और पिछड़ापन है। और इस बंधनों से मुक्त कैसे हो सकता है, उसका कारण और उसका निवारण दोनों बताते हैं। कौन? सामाजिक असमानता वाले आमूलवादी, जिसे रेडिकल विचारधारा भी कहते हैं, जो कार्ल मार्क्स पर आधारित है। कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी दास कैपिटल। दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स कहते हैं, उन्हीं को ये मानते हैं आमूलवादी वाले। कार्ल मार्क्स कहता है कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, जितनी पूंजी और जितनी संपत्ति वो इकट्ठी करनी चाहे उसे करने दो। इससे क्या होगा? निर्धनता, बेरोजगारी और पिछड़ापन सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसी धारणा को कौन मानता है? आमूलवादी। तो पहले हमने पढ़ी कल्याण परक और मानवतावादी, दूसरी हमने पढ़ी आमूलवादी। ठीक है, इसके बाद तीसरी विचारधारा को हम देखते हैं। तीसरी विचारधारा है व्यवहारवादी विचारधारा। यानी ये प्रत्यक्ष रूप से इसने कुछ विचारों को यानी संवेगों को देखा जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। कौन सी विचारधारा? व्यवहारवादी। यानी इन्होंने व्यवहार में, लोगों के व्यवहार में कुछ चीजें ऐसी है जो उसको आगे नहीं जाने दे रही है, वो विचारों में शामिल हो गई और लंबे समय से चली आ रही है। क्या? व्यक्ति वहीं रहना पसंद करेगा जहां उसकी जाति के लोग रहते हैं। अब यहाँ जाति वो नहीं है गुजर, मीणा, भील वाली। यहाँ जाति का मतलब है मैदानी लोग, पहाड़ी लोग। ये जो जातियां हैं, फिजिकल जातियां जो पृथ्वी की बनावट के आधार पर बनी है, व्यक्ति वहीं रहना पसंद करेगा। जैसे एक पहाड़ों में रहने वाला व्यक्ति जो है वो अपने आप को सिटी में एडजस्ट नहीं कर पाता, या फिर वो तो और भी कर लेगा, लेकिन एक शहर में रहने वाला व्यक्ति जो है उसको गांव के खेतों में ले जाके छोड़ दो, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उस जाति के गुण उसको वहां नहीं मिलते हैं। दूसरा व्यक्ति धर्म के आधार पर रहना पसंद करेगा। इस बात को आप अच्छे से समझते हैं। धर्म कौन सा? या मानव धर्म की बात है। जो रीति रिवाज उसके पुराने जमाने से या समय से चलते आ रहे हैं वो उन्हीं को मानेगा और उसी क्लाइमेट को फॉलो करके आगे बढ़ेगा। प्रजाति के गुण, यानी कि जो गुण प्रजाति में चले आ रहे हैं वही डेवलप होते जाएंगे। जैसे कोई अंधविश्वास को लेके चल रहा है तो वही अंधविश्वास आगे चलते रहते हैं, और कुछ जो चेंजेस आते हैं वो बहुत लंबे समय के बाद आते हैं। इसलिए जो पहले से प्रजाति के गुण चल रहे हैं, जो संवेग चल रहे हैं, लंबे समय से जो विचार चल रहे हैं, उसको चेंज करने की जरूरत है। जो व्यक्ति जाति के आधार पर रहना पसंद कर रहा है, जो धर्म के आधार पर रहना पसंद कर रहा है, जो प्रजाति के आधार पर कहीं रह रहा है, इनके स्थानों को या फिर इन व्यक्तियों में विचारों का चेंज हम लाएंगे व्यवहार के तौर पर, तब आप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे कि समाज जो है वो अपने आप को एक दिखाई देने
लग जाता है। तो ये तीन विचारधाराएं हमने देखी। सबसे पहले हमने कौन सी देखी? भूगोल की तीन विचारधाराएं। सबसे पहले कल्याणपरक आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दे रही थी। उसके बाद हमने देखी आमूलवादी निर्धनता, बेरोजगारी और पिछड़ापन पर जोर दे रही थी। उसके बाद हमने देखा व्यवहारवादी मानव जाति, मानव धर्म और प्रजाति गुणों पर जोर दे रही थी। अब क्या देखने वाले हैं? अब हम मानव भूगोल की जो परिभाषाएं हैं उनकी बात करने वाले हैं। परिभाषाएं जो है सबसे पहले माइंड में ये फिट कर लें आप, माइंड में फिक्स कर लें आप इस बात को। मानव भूगोल की परिभाषाएं देने वाले तीन व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं? तीन। सबसे पहला व्यक्ति वो है जो मानव भूगोल के पिता, जनक या पापा कहलाते हैं, जिसका नाम है फ्रेडरिक रेडजेल। यानी पहला व्यक्ति कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। दूसरी परिभाषा देने वाला व्यक्ति कौन है? इनकी शिष्या एलन सैंपल। कौन सी शिष्या? एलन सैंपल। और तीसरा व्यक्ति इन दोनों का ही विरोधी है। फ्रेडरिक रेडजेल और एलन सैंपल दोनों का विरोधी है, लेकिन मानव भूगोल में ही आता है वो, और उनका नाम है विडाल डिला ब्लास। उनका क्या नाम है? विडाल डिला ब्लास। सबसे पहले जो परिभाषाएं दे रहे हैं उनमें है फ्रेडरिक रेडजेल। वो कह रहे हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का कैसा अध्ययन है? संश्लेषित अध्ययन है। कैसे समझिए? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच, किसके बीच? धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। अब इसको एक कहानी से समझेंगे आप। यहां ये मैंने बनाई पृथ्वी, ठीक है। ये कुछ चपटी है, मैंने आपको पहले ही बताया। अगर नहीं पता आपको पृथ्वी चपटी तो एक वीडियो और बनाया हमने उसको अच्छे से आपको देखना है, क्योंकि पृथ्वी चपटी है पूरी तरह से और इस पर ये मानव रह रहा है, ठीक है। ये आप अच्छे से बना लेना, मैं तो बहुत बड़ा चित्रकार हूं इसलिए ऐसा ही बन पाता है, ठीक है। तो ये पृथ्वी और ये मानव है। ये मैंने लिख दिया मानव और ये मैंने लिख दिया पृथ्वी। ये मैंने इसलिए लिखा है कि तीनों जो परिभाषाएं होगी वो पृथ्वी और मानव को किसी ना किसी रूप में दर्शाएगी। यानी मानव भूगोल की मेरे से कोई परिभाषा पूछे तो मैं कहूंगा कि पृथ्वी और मानव का अध्ययन जिसमें होता है वो क्या है? मानव भूगोल। आप भी इस चीज का ध्यान रखें, पृथ्वी और मानव का जिसमें अध्ययन होता है वो क्या है? मानव भूगोल। अब कैसे पृथ्वी और मानव का अध्ययन करता है? अब इसमें देखिए आपको मानव कहां दिखाई देता है? मानव से मिलकर बनता है समाज और धरातल यानी कि पृथ्वी। तो दोनों रूप आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी समाज प्लस धरातल यानी मानव प्लस पृथ्वी का संश्लेषित जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं? मानव भूगोल। और कौन कह रहा है? रेडजेल। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित यानी निचोड़ात्मक अध्ययन है। ये कौन कह रहा है? फ्रेडरिक रेडजेल। यानी दोनों रूप आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद इनकी शिष्या क्या कह रही है? मानव भूगोल स्तर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कैसे? यानी कि पृथ्वी जो है वो स्तर नहीं है, घूमती रहती है, स्तर है पृथ्वी। कैसी है भाई? स्तर। मानव भी स्तर नहीं है, वो भी क्रिया करता रहता है, कभी इस स्थान पर कभी इस स्थान पर। और मानव घूमने वाली पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो मानव भी घूम रहा है। यानी घूमने वाली पृथ्वी पर मानव कैसे कैसे घूम रहा है और उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उसके संबंधों का अध्ययन कौन करता है? एलएनसी सैंपल करती है। करता नहीं है, ये करती है, एलएनसी सैंपल। अब देखेंगे क्या इसमें पृथ्वी और मानव दिखाई दे रहा है? इसमें पृथ्वी, ये सीधा सीधा पृथ्वी, क्रियाशील मानव, ये रहा मानव, यानी दोनों अध्ययन दिख रहे हैं इसमें। यानी कि बात वही है, कहने का तरीका क्या है? अलग है, ठीक है। ये संश्लेषित यानी संश्लेषण पर जोर दे रही थी, निचोड़ पर जोर दे रही थी, जबकि पृथ्वी घूम रही है और मानव भी घूम रहा है तो गति हो रही है, तो ये गत्यात्मकता पर जोर दे रही है। किस पर जोर दे रही है? गत्यात्मकता पर। कौन कह रहा है? एलएनसी सैंपल। अब एक परिभाषा दिखने में बड़ी है क्योंकि व्यक्ति का नाम भी बड़ा है और उनका नाम है विडाल डिला ब्लास, पॉल विडाल डिला ब्लास। कुछ लोग इसको प्रोफेसर पॉल विडाल डिला ब्लास भी कहते हैं। ये दिख रहे हैं कि बड़ी, आपको डरना नहीं है बिल्कुल। इसमें सबसे पहले पकड़ो बिंदु वो जो कहना चाहता है। ये क्या कहना चाहता है? हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, ये आ गया भौतिक नियम, और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध, किसके मध्य? जीवों के मध्य संबंध का संश्लेषित ज्ञान ही क्या है? मानव भूगोल। मैंने एक चित्र बनाया, सबसे पहले उस चीज को देखो, क्या इसमें आपको मानव दिखाई दे रहा है? ये रहा जीव, मानव के रूप में दिखाई दे रहा है। क्या इसमें आपको पृथ्वी दिखाई दे रही है? ये भौतिक नियम दिखाई दे रहा है आपको। ये पृथ्वी यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही है, पृथ्वी और मानव दोनों दिखाई दे रहे हैं। यानी पृथ्वी और मानव दोनों दिखाई देंगे, इसका मतलब परिभाषा किसकी है? यहीं पकड़ लिया हमने, मानव भूगोल की। अब दी किसने? विडाल डिला ब्लास ने। है क्या समझते हैं? हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। यानी हमारी पृथ्वी के जो नियम है
उनमें और जो जीव रह रहा है उनके बीच में क्या संबंध है, इसका पूरी तरह से निचोड़कर अध्ययन कौन करता है? प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास। कहीं ना कहीं इसने कॉपी की है, किसकी? फेडिक रेड जेल की। बिल्कुल कॉपी पेस्ट करने वाला व्यक्ति है ये, लेकिन थोड़ा बदल दिया इसने, तो आपको जीव और ये पृथ्वी याद रखना है। और ये है प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास। तो हमने क्या देखा? हमने अधिकतर चीजें जो है हमारे लेसन की देख ली। अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि वास्तविक रूप से जो है भूगोल कैसे अपने आप को विकसित कर पाया, भूगोल कैसे अपने आप को एक सही अवस्था में ले पाया, और मानव प्रकृति पर निर्भर कैसे है और प्रकृति मानव पर निर्भर कैसे है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतनी देर सुना और अच्छे से जो वीडियो है उसको देखा, और लगातार पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं सारी ज्योग्राफी आपको कराने वाला हूं और मस्त ढंग से कराने वाला हूं। आपको जो कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको जो कोई भी डाउट है उसका निवारण यानी कि वो मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।